अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट 2 है। सेट 1 में मैंने 28 क्वेश्चंस डिस्कस किया था। सेट 2 में आपका टोटल 21 क्वेश्चंस है। एक एक करके सॉल्व करते हैं सभी को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज इंक्रीज्ड देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दो चार्ज सिस्टम के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस हम लोग इंक्रीज कर पा रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा सेम रहेगा या में इंक्रीज और डिक्रीज, यही आपसे पूछ रहा है। दो चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी यू से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बताया नहीं कि जो चार्ज है आपका वह दोनों चार्ज पॉजिटिव है या एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज निगेटिव है। तो आपको दोनों चार्ज बारी बारी से पॉजिटिव और निगेटिव कंसीडर करना होगा। मैंने एक चार्ज पॉजिटिव ले लिया और दूसरा भी पॉजिटिव, सेपरेशन आर, तो पोटेंशियल एनर्जी जो आपने लिखा वह सही लिखा। यहाँ पर यदि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस आर बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी यू डिक्रीज होगा। अब यदि एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज निगेटिव, Q2 पॉजिटिव है और Q1 निगेटिव, यहाँ पे चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी यू आएगा आपका माइनस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर। अब आर बढ़ाने पर यू का वैल्यू भी बढ़ेगा ड्यू टू दिस निगेटिव साइन। तो आप देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज रहे तब सेपरेशन बढ़ाने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, और जब दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों निगेटिव होता तो निगेटिव इंटू निगेटिव फिर से पॉजिटिव आ जाता। तो दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव चार्ज के बीच का सेपरेशन बढ़ाने पे पोटेंशियल एनर्जी घटता है। चार्ज स्पेसिफाई किया नहीं था कि पॉजिटिव है या निगेटिव, तो आपको दोनों कंसीडर करना पड़ा और आपको दिख रहा है कि बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन डी हो जाएगा, में इंक्रीज और डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाएं। बोल रहा है, इफ द सेपरेशन बिटवीन अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज इंक्रीज्ड। एक प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और एक अल्फा पार्टिकल, अल्फा भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, और इसके बीच का सेपरेशन हम लोग बढ़ा रहे हैं। देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब भी दो पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन और अल्फा दोनों पॉजिटिव है और दोनों पॉजिटिव के बीच का आप सेपरेशन बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटा करेगा। तो यहाँ आपका सेकेंड पार्ट के लिए डिक्रीजेज ऑप्शन हो जाएगा। अल्फा और प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव, सेपरेशन बढ़ाएंगे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। सेकेंड का ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़े, इफ द सेपरेशन बिटवीन अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निगेटिव, उसके बीच का सेपरेशन बढ़ाएंगे। जब भी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव के बीच का सेपरेशन बढ़ाते हैं पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ता है ड्यू टू निगेटिव चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ता है ड्यू टू निगेटिव चार्ज। यहाँ पे आप इस इक्वेशन में देख रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो थर्ड का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नन ऑफ दीज। फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी हुआ करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है। तो 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय देम इज। एक इलेक्ट्रॉन को और एक प्रोटॉन को, दोनों को आपने सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम ई बोल लीजिए, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक इलेक्ट्रॉन डाला, माइनस ई बोल लेते हैं, और एक प्रोटॉन डाला, इसे ई बोल लीजिए। रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय देम, यदि आप इलेक्ट्रॉन पे फोर्स देखेंगे तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में चार्ज क्यू प्लेस करते हैं, इस क्यू चार्ज का फोर्स होता है F = Q × E। यहाँ पे इस वाले फिगर में
इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्यू न बोल करके माइनस ही बोला, प्रोटॉन के चार्ज को प्लस ही बोल लीजिए। तो फोर्स के फॉर्मूला से इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यू ई, अब प्रोटॉन का चार्ज भी क्यू ई, दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, मीन्स दोनों पर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और दोनों पे यदि फोर्स इक्वल लग रहा है तो जब आप रेशियो लेंगे फोर्स का तो वह 1:1 हो जाया करेगा। नेक्स्ट बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, their masses are m1 and m2 respectively, then ratio of acceleration is। अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी चार्ज को रखे तो फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई, क्यू चार्ज रहेगा और ई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रहे। यहाँ पे बोला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को आपने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला है और मास दे दिया इलेक्ट्रॉन का m1, प्रोटॉन का m2, एक्सेलेरेशन का रेशियो पूछ लिया। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलेरेशन और एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अभी आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे फोर्स सेम था, तो एक्सेलेरेशन का मास के साथ इन्वर्स रिलेशन, मीन्स इलेक्ट्रॉन का एक्सेलेरेशन डिवाइडेड बाय प्रोटॉन का एक्सेलेरेशन जब लेंगे तो मास का इन्वर्स रेशियो है। ऊपर में एक्सेलेरेशन यदि इलेक्ट्रॉन का है तो इन्वर्स के कारण मास हो जाएगा प्रोटॉन का और नीचे हो जाएगा मास इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन के मास को आपने m2 बोला, इलेक्ट्रॉन के मास को m1, जो क्वेश्चन में दे रखा था m1 एंड m2, m1 इलेक्ट्रॉन का m2 प्रोटॉन का मास, तो एक्सेलेरेशन का रेशियो m2/m1, ऑप्शन बी आपका दिख रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इफ अ प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड opposite to the direction of electric field, just after projection its speed increases, decreases, remains same, none of these। एक प्रोटॉन को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में प्रोजेक्ट किया है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड ई ले लीजिए और इसमें प्रोटॉन प्लस ई चार्ज वाले को फील्ड के अपोजिट में प्रोजेक्ट किया। हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी भी चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में डालते हैं तो चार्ज पे फोर्स क्यू ई, और चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है फील्ड के डायरेक्शन में, और चार्ज निगेटिव होता तो फोर्स का मैग्नीट्यूड उस पर भी क्यू ही होता, लेकिन निगेटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा लगता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आपने इस पे डाला तो इस प्रोटॉन पे फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में। पॉजिटिव पे हमेशा फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगा करेगा, फील्ड राइट तो फोर्स भी राइट। आपने इसे प्रोजेक्ट किया था लेफ्ट, मीन्स इसका इनिशियल वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ, फोर्स राइट की तरफ, या फोर्स इस प्रोटॉन में डी एक्सेलेरेशन क्रिएट करेगा और डी एक्सेलेरेशन के कारण इसका स्पीड डिक्रीज करेगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाए। इन द एबव क्वेश्चन द पाथ ऑफ द प्रोटॉन इज, यहीं से हम लोग देख लें। प्रोटॉन को आपने प्रोजेक्ट किया लेफ्ट साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लगाया राइट साइड, इस फोर्स के कारण इसका स्पीड डिक्रीज होगा। पहले जब यहाँ जा रहा था तो यहाँ पे मान लेते हैं स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, आगे जा कर के 10 से कम होकर के 5 मीटर पर सेकेंड, कुछ और आगे जा कर के 0 मीटर पर सेकेंड, और जैसे ही 0 हुआ तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी इस पर फोर्स लगा रहा है, यह वापस से फील्ड के डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो जब तक ये हम लेफ्ट मूव किया था उस समय लेफ्ट की तरफ, और जब राइट मूव कर रहा है तो राइट की तरफ, दोनों ही लेफ्ट और राइट में पाथ स्ट्रेट लाइन ही रह रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप बोलेंगे कि प्रोटॉन का जो पाथ होगा वह पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, स्ट्रेट लाइन और नन ऑफ दीज दे रखा है। पाथ आपका स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ऑप्शन सी आप टिक कर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट।
रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड जो भी पॉइंट दे रखा है उसमें से कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है, गलत क्या है, यह पूछ रहा है। फर्स्ट इज इट इज नॉर्मल टू द सरफेस। जिस चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है वह फील्ड लाइंस हमेशा बॉडी के सरफेस पे नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो यह सही है। सेकेंड, इट इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज बॉडी के सरफेस पे भी परपेंडिकुलर और इक्विपोटेंशियल सरफेस के भी परपेंडिकुलर होता है। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट। सी में इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में होता है। यहाँ दे दिया इंक्रीजिंग पोटेंशियल, तो यही आपका रॉन्ग है स्टेटमेंट, और रॉन्ग स्टेटमेंट को ही फाइंड आउट करना था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। लास्ट बोला द टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट का डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। यह ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज मूव्ड ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। किसी भी टेस्ट चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस सरफेस का नाम मैं बोल दूं इक्विपोटेंशियल, और एक टेस्ट चार्ज को आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करवाएं। सरफेस को इक्विपोटेंशियल तब बोलते हैं जब हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, और चार्ज को मूव करवाने का वर्क डन का फॉर्मूला हमेशा W = Q डेल्टा भी यूज करते हैं। चार्ज जिसे मूव करवाया डेट इज Q एंड डेल्टा भी इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। आपने ए से बी मूव करवाया तो बी फाइनल पॉइंट और ए इनिशियल पॉइंट। बी के पोटेंशियल को भी लिखेंगे माइनस ए के पोटेंशियल को बी है। और चूंकि सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो हर एक जगह पोटेंशियल सेम होगा, जितना बी पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही ए पॉइंट का पोटेंशियल। तो बी माइनस बी हमेशा 0, Q × 0 0 हो जाएगा। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, चाहे वह स्फेरिकल हो सिलेंड्रिकल हो, यदि आप किसी चार्ज को मूव करवाएंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करवाने का वर्क डन हमेशा 0 हुआ करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग भी सिंबल से डिनोट करते हैं, और यह डिफाइंड होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर, चार्ज भी स्केलर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर। पोटेंशियल का ऐसा यूनिट लिखे तो पोटेंशियल एनर्जी जूल और चार्ज कूलम्ब। इसका ऐसा यूनिट पोटेंशियल का जूल पर कूलम्ब, और जूल पर कूलम्ब को एक सिंगल नाम दिया गया है वोल्ट। तो आपसे जस्ट अभी केवल डिफिनीशन पूछा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड कैसे है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज को ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला करते हैं। A point charge Q is moved from point A to point B having electric potential V1 and V2 respectively. Then the work done on the charge is। अभी आपको बताया था कि जब भी आप किसी चार्ज को मूव करवाइए तो वर्क डन का फॉर्मूला हमेशा W = Q डेल्टा भी, Q के बदले Q, और डेल्टा भी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल V2 माइनस इनिशियल V1। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा Q V2 - V1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ 10 माइक्रोकूलम एंड -40 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर बिटवीन देम। दो चार्ज दे रखा है, दोनों को आप दिखा लीजिए। एक चार्ज बताया 10 माइक्रोकूलम एंड सेकेंड चार्ज इज -40 माइक्रोकूलम। आपसे बोला द पोजिशन वेयर द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 फ्रॉम द स्मॉलर चार्जेज। दोनों चार्ज में यदि स्मॉलर देखें तो मैग्नीट्यूड वाइज स्मॉलर 10 माइक्रोकूलम होगा, तो 10 से इस पोजीशन पे मान लिए कि पोटेंशियल 0, और लेफ्ट साइड में कहीं यहाँ पे पोटेंशियल 0। राइट साइड वाले डिस्टेंस को x बोल ले रहे हैं,
या टोटल डिस्टेंस दे रखा है 60 सेंटीमीटर, मीन्स 10 वाले से इस पॉइंट का डिस्टेंस है x और -40 से यह डिस्टेंस 60 माइनस एक्स। नेट पोटेंशियल 0 करे तो 10 वाले के कारण पोटेंशियल के क्यू के बदले 10 बाई आर के बदले x और -40 के कारण पोटेंशियल लिखेंगे तो के क्यू के बदले 40 और डिस्टेंस के बदले 60 माइनस एक्स। इनिशियली यह पॉजिटिव पोटेंशियल रहा होगा, इसका पोटेंशियल निगेटिव, दोनों को ऐड किए होंगे और इक्वल जब 0 करेंगे तो यह निगेटिव वाला टर्म ही राइट साइड में आके पॉजिटिव हो गया। कैसे के कैंसिल करेंगे, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4x इक्वस टू 60 माइनस एक्स इधर ऐड होकर के 5x इक्वस टू 60, x का वैल्यू 60/5 12 सेंटीमीटर आ गया। तो यह 12 सेंटीमीटर 10 वाले से राइट साइड मिलेगा। अब 10 वाले से लेफ्ट साइड के डिस्टेंस को हम कुछ x डैश बोल लें और यहाँ भी दोनों चार्ज के कारण नेट पोटेंशियल को 0 करें। 10 के कारण x डैश का पोटेंशियल के क्यू के बदले 10 बाई आर के बदले x डैश और -40 वाले का लेफ्ट साइड में निगेटिव होता पोटेंशियल और दोनों को ऐड करके 0 के जब इक्वल करते तो राइट साइड में जा करके वह पॉजिटिव हो जाएगा। तो के क्यू के बदले 40 और आर के बदले यहाँ से यहाँ 60 और यह एक्स डैश, तो आप बोलेंगे 60 प्लस एक्स डैश। यहाँ भी के कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 4x इक्वस टू 60 प्लस एक्स डैश, यहाँ से 4x डैश इक्वस टू एक्स डैश माइनस हुआ तो 3x डैश इक्वस टू 60, एक्स डैश निकालेंगे आपका 60/3 20 सेंटीमीटर, मीन्स 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दोनों पोजीशन पे ही आपका पोटेंशियल 0, ए में 12 और बी में 20 दिया, सी में बोल रहा है बोथ ए एंड बी, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हम लोग भी सिंबल से डिनोट करते हैं और भी डिफाइंड होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल होता है तो इसे आप W लिख लीजिए, चार्ज के बदले चार्ज, वर्क डन इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, चार्ज के बदले चार्ज, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर और चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब। न्यूटन हम लोग बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, तो केजी के लिए डायमेंशनल मास है केजी, तो m मीटर, लेंथ है तो l, पर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड टाइम है तो t का पावर -2, अगेन एक मीटर है तो मीटर के लिए l लेंगे। कूलम्ब चार्ज के लिए यूज हुआ है, चार्ज का डायमेंशनल या कूलम्ब के लिए डायमेंशनल फार्मूला या तो IT नहीं तो AT, यहाँ I दे रखा है तो हम लोग यूज करेंगे IT। सबको अरेंज कर ले तो m यहाँ और यहाँ का l मिल करके l⁻², t ऊपर गया तो t का पावर -3 और I ऊपर गया तो I इनवर्स ml² t⁻³ I इनवर्स ml² t⁻³ I इनवर्स। ऑप्शन आपका डी हो जाया करेगा। वोल्ट इज इक्वल टू, वोल्ट है पोटेंशियल का डिफिनीशन, पोटेंशियल का ऐसा यूनिट सॉरी, और यह डिफाइंड है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी जूल, चार्ज कूलम, जूल पर कूलम को ही हम लोग वोल्ट बोला करते हैं, जूल पर कूलम आपका सी ऑप्शन दिख रहा है, तो वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। वोल्ट पर मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ रिलेशन E = -dV/dr cos थीटा dV, चेंज इन पोटेंशियल वोल्ट, dr डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो वोल्ट पर मीटर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट बोला करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज इज अट्रैक्शन, रिपल्सन, बोथ ए एंड बी, नन। एक बॉडी मान लीजिए आपका चार्ज्ड है और दूसरा बॉडी अनचार्ज्ड है। अब यह बॉडी बी जो है वह चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड, या यह बॉडी बी चार्ज्ड है या नहीं, इसके लिए आप कैसे टेस्ट करेंगे? दोनों बॉडी के बीच के अट्रैक्शन से, रिपल्सन से, बोथ एंड नन, यही ऑप्शन दे रखा है। तो यदि दोनों बॉडी कंडक्टिंग हो, बॉडी बी अनचार्ज्ड है, और यदि आप बी को ए के क्लोज ले जा रहे हैं, तो इंडक्शन के कारण यदि ए पे +10 तो बॉडी बी पे आपका -10 आ जाएगा। बी अनचार्ज्ड था, लेकिन इंडक्शन के कारण इस पे चार्ज आ गया है, और यहाँ पर दोनों पॉजिटिव एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट किया करेगा। तो अट्रैक्शन यदि दो बॉडी में हुआ, एक बॉडी चार्ज था और दूसरा अनचार्ज था, फिर भी दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, मीन्स आप अट्रैक्शन के द्वारा बता नहीं सकते कि दोनों बॉडी चार्ज्ड या एक बॉडी चार्ज्ड और एक अनचार्ज्ड। तो कोई भी बॉडी चार्ज्ड है तो उसका ट्रू टेस्ट हमेशा रिपल्सन होगा। यदि ए चार्ज्ड है तो इसके बगल में बॉडी बी को पॉजिटिव चार्ज ले आइए, रिपल्सन होगा। ए निगेटिव रहता तो बी को भी निगेटिव ले आइए, निगेटिव निगेटिव में रिपल्सन होगा। अट्रैक्शन तो चार्ज और अनचार्ज में भी हो सकता है, यदि अनचार्ज बॉडी में इंडक्शन के कारण चार्ज आ जाए तो हमेशा हम बोलेंगे कि ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज इज रिपल्सन। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अपीयर्स इन, इस प्रोसेस में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अपीयर होगा। ए में चार्जिंग बाय रबिंग, बी में चार्जिंग बाय इंडक्शन, सी में चार्जिंग बाय कंडक्शन, और डी में बोथ ए एंड बी। जब हम लोग बॉडी को चार्ज करते हैं रबिंग के द्वारा, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, तो ग्लास से जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है वह सारा इलेक्ट्रॉन सिल्क में गया, तो ग्लास पे जितना पॉजिटिव सिल्क पे उतना ही नेगेटिव। तो आप बोलेंगे कि रबिंग और फ्रिक्शन में चार्जिंग बाय रबिंग, या इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, में हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। और इंडक्शन में भी हम लोग जानते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। डी में दे रखा है बोथ ए एंड बी, तो 18 नंबर का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज। एक पॉइंट चार्ज है और उसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ऐसा सरफेस जहां हर जगह पोटेंशियल सेम हो। तो यहाँ पे यदि आप क्यू चार्ज रख रहे हो तो आर डिस्टेंस इस साइड, आर डिस्टेंस लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, आर डिस्टेंस अंदर और बाहर, यह पूरा एक स्फेरिकल वॉल्यूम में हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। तो आप पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल का शेप हमेशा स्फेरिकल बताएंगे। नेक्स्ट आपका है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज गिवन बाय ई इक्वल टू होता है -dv/dr, या आप -dv/dr cos थीटा। यदि ई और डी आर सेम ही डायरेक्शन में हो तो थीटा 0 cos 0 1, और रिलेशन हो जाएगा ई इक्वल टू -dv/dr। 20 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर आया करता है। और लास्ट क्वेश्चन है, द वर्क डन इन असेंबलिंग द टू चार्ज सिस्टम Q1 एंड Q2 कैन बी गिवन एज। दो चार्ज Q1 और Q2 पहले लार्ज डिस्टेंस पे था, और उसको असेंबल करना मतलब एक पार्टिकुलर डिस्टेंस तक लाने में वर्क डन पूछा। यह वर्क डन हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, और उसका फॉर्मूला KQ1Q2/R, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैट का सेट 2 भी कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड सेट डिस्कस करेंगे।